हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब डॉट वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस जो हम घर पे यूज़ करते हैं वो उनमें कैपेसिटर्स लगे होते हैं। हम सोचते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है और व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ दीज कैपेसिटर्स। आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपेसिटर्स क्या होते हैं? दीज आर द कंडक्टर्स यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड सप्लाई इट एट वंस। तो ये कैपेसिटर्स क्या होते हैं? ये अपने आप में चार्ज स्टोर करते हैं। तो ऑब्वियस, अगर ये चार्ज स्टोर करते हैं तो ये इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या स्टोर करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस। जो भी अप्लाइंसेस हाई करंट्स पे वर्क करती हैं, स्टार्ट होती हैं, उनमें ये कैपेसिटर्स क्या काम करते हैं कि पहले अपने आप में वो चार्ज को स्टोर करते रहते हैं, ठीक है। और जब भी ज़रूरत होती है, जब भी हमें उस अप्लायंस को हाई करंट पे ऑपरेट करवाना होता है, तो ये अपना चार्ज उनको एक ही इंस्टेंट में सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर्स का फंक्शन होता है। ये किसी भी अप्लायंस को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन द अप्लायंसेस स्टार्टिंग एट वेरी हाई करंट्स, दैट इज 25 टू 50 एम्पियर। 25 टू 50 एम्पियर पर जो वर्क करती हैं इतने हाई करंट पे, उनमें भी कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं। बट हमारे जो फैंस होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, तो ये तो मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपेसिटर चार्जेस स्लोली एंड सप्लाई दिस स्टोर चार्ज एट वंस व्हेन नीडेड। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ये चार्ज को धीरे धीरे अपने आप में पहले चार्ज होते हैं और फिर एक ही इंस्टेंट में डिस्चार्ज होते हैं। मतलब जब भी किसी डिवाइस को, किसी अप्लायंस को हाई करंट की ज़रूरत होती है, तो ये उनको अपना चार्ज सप्लाई कर देते हैं, बट एट वंस, एक ही बार में, ठीक है। हमारे पास कैपेसिटर्स काफ़ी शेप्स में होते हैं, लाइक स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कैपेसिटेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैपेसिटेंस। इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट टेल्स अस कैपेसिटी और एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। अब जैसे हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं दैट आर सिमिलर टू रेजिस्टर्स, ठीक है। वो हमारे पास सिंपली एक डिवाइस है जो हम अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं, और कैपेसिटेंस उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि उनकी कितनी कैपेसिटी और एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, वैसे कैपेसिटेंस भी एक प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि किसी मटेरियल की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कितनी है, ठीक है। और मैथमेटिकली हम कैपेसिटेंस को क्या लिखते हैं? सी से डिनोट करते हैं। सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। जो हमारे पास सी होती है वो क्या होती है? क्यू बाय वी, वेयर क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड एंड वी इज़ द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। क्यू हमारे पास क्या होता है? चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और वी क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास? फेरेड, ठीक है। इसकी यूनिट हमारे पास होती है फेरेड। और कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फेरेड। कैपेसिटेंस को हम 1 फेरेड कब बोलते हैं? इफ ऑन स्टोरिंग 1 कूलम चार्ज इट्स पोटेंशियल इज रेज्ड बाय 1 वोल्ट। जब किसी भी कैपेसिटर में हम 1 कूलम चार्ज स्टोर करते हैं तो उसका पोटेंशियल जब 1 वोल्ट से राइज होता है, तो उस कैपेसिटेंस को हम क्या बोलते हैं? दैट कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फेरेड। बिकॉज कैपेसिटेंस होती है क्या है? जब हम चार्ज स्टोर करते हैं किसी भी कैपेसिटर में, तो ऑब्वियसली उसका जो पोटेंशियल है वो राइज करेगा, ठीक है। तो जब वो 1 कूलम चार्ज से पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज होता है, तो उस कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं 1
फेरेड। जैसे आप एग्जांपल लो कि किसी अप्लायंस की जो किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 8 फेरेड है, ठीक है। जो कैपेसिटेंस होती है वो हर एक कैपेसिटर की फिक्स्ड होती है, वो हम वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। जब किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सपोज करो 8 फेरेड है, ठीक है, तो इट मीन्स दैट ऑन स्टोरिंग 8 कूलम चार्ज इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज बाय 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम उस कैपेसिटर में 8 कूलम चार्ज को स्टोर करते हैं तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं और फेरेड्स में हम कैपेसिटेंस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैपेसिटेंस के बारे में। इन एक्चुअल कैपेसिटेंस डू नॉट डिपेंड अपॉन क्यू एंड वी। जैसे हमने मैथमेटिकली लास्ट पार्ट में सी का जो फॉर्मूला बताया वो क्या था, क्यू बाय वी। बट एक्चुअल में जो कैपेसिटेंस होती है वो क्यू या वी की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती कि इनकी क्या वैल्यू है, but it depends on dimensions of capacitor and medium in which it is placed। वो डिपेंड किस पे करती है कि कैपेसिटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी डायमेंशंस क्या है, वो किस मीडियम में पड़ा है, ठीक है, उसके बीच का मीडियम कौन सा है, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, वो क्यू और वी पे डिपेंड क्यों नहीं करता, ठीक है। इफ़ वी इंक्रीज क्यू देन पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेज। ये तो आपको पता है कि किसी भी स्फीयर पे या किसी भी बॉडी पे अगर हम चार्ज को लाते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस क्या होगी उसकी, सी किसके इक्वल होता है, क्यू बाय वी, मतलब सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमें पता है कि सी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो सी क्या होगी, डिक्रीज। अब ये कैसे डिक्रीज होगी, अगर हमने सपोज करो ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, इसको हमने चार्ज सप्लाई किया क्यू, हम डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और इस स्फेरिकल कैपेसिटर को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चार्ज को इस कैपेसिटर तक लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वर्क हम कैसे देते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। ये फॉर्मूला तो आपको पता है, बिकॉज पोटेंशियल इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, वर्क डन बाई चार्ज। और वर्क डन हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग स्मॉल चार्ज डी क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, वी डी क्यू, ठीक है। तो अगर हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज को लेके आ रहे हैं किसी कैपेसिटर तक तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा वर्क डन। तो इस तरह से ज़्यादा एनर्जी भी स्पेंड होगी, जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतनी एनर्जी स्पेंड होगी। तो इस तरह से जो हमारी कैपेसिटी है कैपेसिटर की वो कम होती जाएगी जैसे जैसे हम चार्ज को इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि क्यू जैसे इंक्रीज़ होगा पोटेंशियल तो इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे हम क्यू सप्लाई करते हैं किसी भी कैपेसिटर को तो चार्ज उसका इंक्रीज़ होता है, बट उसके साथ ही चार्ज के साथ पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होता है और पोटेंशियल के इंक्रीज़ होने पे जो हमारी कैपेसिटेंस है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है। सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। आज की वीडियो में हम स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, दिस इज स्फेरिकल इन शेप। ये हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास Q इसके पास चार्ज है, ठीक है, और इसकी रेडियस हमने क्या एज्यूम की है, कैपिटल R, ठीक है। C हमारे पास क्या होती है, Q बाई V, ठीक है। और हॉलो स्फीयर का हमने पोटेंशियल क्या निकाला था, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। किसी भी हॉलो स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज़ V इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता है
कि v इक्वल टू के क्यू बाय आर, और वी कैन से v इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 r। ठीक है, तो अब इस v को हम ऊपर c के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास c का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, c इक्वल टू q बाय v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो के क्यू बाय आर। ठीक है, q के साथ q क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, c इक्वल टू आर बाय के, और k की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, तो c हमारे पास क्या आ जाएगी 4πε0 r। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर दिस स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटर। हम कैपेसिटर्स को कंडेंसर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हमारे पास कैपेसिटी आई है। अगर आपको वहाँ पे कोई भी कैपेसिटर की रेडियस देंगे और एप्सिलॉन नॉट तो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर दी होगी तो हम सी को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, दैट इज कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर निकाल सकते हैं अगर हमारे पास रेडियस दी हो। ठीक है, और जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है वो माइक्रो फैरेड्स में होती है, बिकॉज फैरेड इज़ वेरी बिग यूनिट। ठीक है, फेरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है। हम ज़्यादातर जो भी हमारे पास अप्लाइंसेस, जो भी कैपेसिटर्स देखते हैं उन पे हम देखते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस माइक्रो फैरेड्स में है। ठीक है, तो वो हम माइक्रो फैरेड्स में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज 1 फैरेड इज़ वेरी लार्ज यूनिट। ठीक है, तो इसको हम अगर हम 1 फैरेड के लिए रेडियस निकालें कि कितना बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर हमें यूज़ करना पड़ेगा, अगर हमें 1 फैरेड की हमें कैपेसिटेंस चाहिए तो हमें कितना बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर इस फॉर्मूले से हम निकालें c इज़ इक्वल टू 4πε0 r। ठीक है, तो c को 1 पुट करेंगे, 4πε0 की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 इज़ 9 इंटू 10⁻⁹। तो 4πε0 क्या होगा 1/9 इंटू 10⁻⁹, और r की वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो ये इतनी बड़ी जो हमारे पास रेडियस यूज़ करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी रेडियस का कैपेसिटर होना चाहिए अगर हमारे पास हमें 1 फैरेड कैपेसिटेंस चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रेडियस है ये अर्थ की रेडियस से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना बड़ा कैपेसिटर चाहिए। सो 1 फैरेड इज़ वेरी बिग। ठीक है, so such a large spherical capacitor is required for 1 farad capacitance, that's why these are less used। इसलिए वैसे भी इतनी कैपेसिटेंस हमें चाहिए भी नहीं होती, और स्फेरिकल कैपेसिटर्स को हम कम प्रेफर करते हैं, बिकॉज बहुत बड़े साइज़ के स्फेरिकल कैपेसिटर्स हमें चाहिए होते हैं इतनी कैपेसिटेंस को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादातर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।